आदाब, आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ नेटवर्क का उर्दू चैनल आलमी सहारा। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद मेराज। आइए डालते हैं नजर अब तक की अहम सुर्खियों पर। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई समाअत। मनीष सिसोदिया की अदालती तहवील में 31 मई तक तौसी। कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर हमला। कहा, पीएम मोदी अपने कामों पर वोट मांगने के बजाय कांग्रेस को गालियां क्यों देते हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक राजस्थान में जारी रहेगा हेटवेव का दौर। जोधपुर और बीकानेर के इलाकों में रेड अलर्ट। मुल्क के तालीम याफ्ता साबिक वज़ीर आज़म को पेश किया गया खिराज अक़ीदत। IT के मैदान में राजीव गांधी के नाकाबिल फरामोश कारनामे। ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी और उनके साथियों की शहादत पर हिंदुस्तान में यौम शोक का ऐलान। मुल्क का कौमी परचम सरनिगू। अब पेश है खबरों की तफसीलात। लोकसभा इंतखाबात 2024 के मद्देनजर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा जारी है। पीएम मोदी ने महाराजगंज के इंतखाबी जलसे में इंडिया इत्तेहाद पर तंज करते हुए कहा कि ये लोग बिहार के साथियों की बेइज्जती करते हैं। पंजाब में कांग्रेस के एक लीडर कहते हैं कि बिहार के लोगों को पंजाब में नज़रअंदाज करना चाहिए और RJD के लीडर आपसे यहाँ वोट मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि बिहार के लोगों को न पंजाब में घर खरीदने देना चाहिए और न ही पंजाब में बिहारियों को कोई हक देना चाहिए। इस धरती ने देश को दिए हैं ऐसी समृद्ध प्रतिभा वाली धरती की पहचान कांग्रेस और RJD के कुकर्मों ने रंगदारी टैक्स के लिए बना दी थी। इंडी वालों ने पहले तो यहां से उद्योग व्यापार का पलायन करवाया और अब ये लोग बिहार के परिश्रमी साथियों का अपमान करने में जुटे हैं। पंजाब में कांग्रेस के एक नेता है, दिल्ली में कांग्रेस के शाही परिवार के ये खासम खास है। पंजाब के कांग्रेस के नेता कहते हैं कि बिहार के लोगों को पंजाब में बहिष्कार करना चाहिए। ये कांग्रेस वाले नेता बोल रहे हैं और RJD वाले इनके साथ यहां आपसे वोट मांग रहे हैं। वो कहते हैं कि बिहार के लोगों को ना पंजाब में घर खरीदने देना चाहिए, ना ही पंजाब में बिहारियों को कोई अधिकार देना चाहिए। बिहार के लोगों के लिए इतनी नफरत इन लोगों के दिल दिमाग में भरी पड़ी है। चंडीगढ़ में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हरियाणा जो खुशहाल के तौर पर जाना जाता था वो आज कर्ज में डूब रहा है। तरक्की का रास्ता सरकार भूल गई है। मुझे समझ नहीं आता कि पीएम मोदी अपनी सरकार के कामों के बारे में बात करके वोट मांगने के बजाय कांग्रेस को गाली क्यों देते रहते हैं। बाहर के लोगों का तो ये समझ है कि यहाँ के सरकार के पास रिसोर्सेस बहुत है और अच्छी तरह से कोई किसी को बोझा न बनते हुए वो ठीक ढंग से सरकार चलाएंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 2024 में इस राज्य के ऊपर कुल 70,000 करोड़ था कर्जा। 2014 तक था। 2014 और 2024 के बीच ये कर्ज बढ़कर 3,16,000 करोड़ रुपए हो गया। अब 4.5 हो गया। देखिए, तो इतना भयंकर डेट
हरियाणा जो संपन्न स्टेट के नाम से जाना जाता था, वो अभी कर्जे में डूब रहा है। हरियाणा हमेशा तरक्की के रास्ते पे चलने वाला, आज वो रास्ता आज की सरकार भूल गई है। और हमेशा मोदी साहब तो यही कहते हैं कि मेरी डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार सब कुछ कर सकती है। और बहुत उन्होंने अपने उपलब्धियां तो नहीं गिनते, जो उन्होंने डेवलपमेंट किया उसका तो आंकड़ा नहीं देते, लेकिन कांग्रेस को जरूर गालियां देते। कांग्रेस को 1947 से जब तक नेहरू जी थे, लाल बहादुर से और इंदिरा गांधी जी थे, फिर उसके बाद में बीच में जब जनता गवर्नमेंट आई, उसके बाद में फिर राजीव गांधी जी आए, सोनिया गांधी और राजीव गांधी आए। आने के बाद इन्होंने जो डेवलप किया, इसके बारे में तो वो कुछ नहीं बताते, लेकिन ये जो उनके 10 साल का है एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी तारीफ बहुत करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मोदी साहब अपने डेवलपमेंट से वोट पूछने के बजाय कांग्रेस को क्यों बार बार गालियां देते, मुझे समझ में नहीं आया। झारखंड के जमशेदपुर में दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने अवामी इजलास में कहा कि राम मंदिर का इफ्तिताह हुआ तो पूरे मुल्क ने जश्न मनाया। मंदिर का इफ्तिताह सदर जमहूरिया को करना चाहिए था, जबकि वजीर आजम को भी होना चाहिए था, लेकिन सदर जमहूरिया को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वे आदिवासी हैं। अगर भाजपा को एक भी सीट झारखंड से मिली तो यह इस्तेहसाल और बढ़ेगा। अगर आपने कमल का बटन दबाया तो हेमंत सोरेन को जेल में रहना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इंडिया इत्तेहाद का बटन दबाया तो 4 जून को नतीजे आएंगे और 5 जून को हेमंत सोरेन जेल से बाहर आएंगे। अभी जैसे भाई ने बात उठाई, राम मंदिर बना, राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरे देश ने जश्न मनाया, हमें भी बड़ी खुशी हुई। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर बना, हमारे इष्ट देवता का मंदिर बना, लेकिन उस मंदिर का उद्घाटन किसे करना चाहिए था? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को भी होना चाहिए था, हम इसकी वो नहीं करते, लेकिन उसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि वो आदिवासी है, क्योंकि वो आदिवासी है, इसलिए नहीं बुलाया राष्ट्रपति को। आपका इतना अपमान करते हैं मोदी जी, आपको राम मंदिर में नहीं बुलाते, आपके नेता को जेल में डाल देते हैं। अभी भी अगर चुप रहोगे तो ऐसे ही दमन होता रहेगा। 25 मई इस बार अगर एक भी सीट झारखंड से आई, अगर मोदी जी की एक भी सीट झारखंड से आई तो ये दमन और बढ़ेगा आने वाले समय के अंदर। मोदी जी सिर्फ आपसे डरते हैं, और हेमंत सोरेन जी वो जेल में रहेंगे कि बाहर आएंगे, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। अगर आप लोगों ने कमल का बटन दबाया तो हेमंत सोरेन को जेल में रहना पड़ेगा। अगर आपने इंडिया गठबंधन का बटन दबाया तो 4 तारीख को नतीजे आएंगे, 5 तारीख को हेमंत। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में समाअत हुई, जिसमें राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने साबिक नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की अदालती तहवील में 31 मई तक तौसीह कर दी है। मुबैना शराब घपले की तहकीकात कर रही CBI ने गुज़िश्ता साल फरवरी में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात कर रही है। वाज़ा रहे कि सिसोदिया की अदालती तहवील बुध को ख़त्म हो रही थी, लिहाजा राउज़ एवेन्यू कोर्ट में
वर्चुअल तौर पर पेश किया गया। अदालत की जज कावेरी बाजवा ने हिरासत में तोसी का हुक्म दिया। बिहार के छपरा में फायरिंग मामले पर सारण के डीएम अमन समीर ने कहा कि झड़प में एक की मौत और 2 जख्मी हुए हैं। हम सभी लोग से अपील करेंगे कि अमन कायम रखें। 2 दिन के लिए इंटरनेट बंद किया गया है। फायरिंग मामले पर आरजेडी के लीडर और सारण लोकसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने कहा कि बीजेपी के लोग डरे हुए हैं। जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है। बीजेपी के गुंडों पर एफआईआर होनी चाहिए। इंतजामिया से हमारा मुतालबा है कि इन सभी गुंडों को पकड़कर जेल में डालें। एक उम्मीदवार के तौर पर हमें हर एक बूथ पर जाने का हक है। मैं वहां पोलिंग देखने गई थी। बीजेपी के गुंडे अंदर बैठे थे। मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी गई हैं। मुझ पर जानलेवा हमला भी हुआ है। उन्हें किसने यह हक दिया कि ये लोग गुंडागर्दी पर आ गए हैं? ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए। उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर शाम में क्या हुआ था? आप भी कल गए थे, उस समय आपके सामने बूथ पर हंगामा हो रहा था। एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है। हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए? तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी भद्दी मुझे गालियां दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी क्या? चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी भद्दी, कोई बेटी को भद्दी भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए हैं, बदनाम कर रहे हैं गोदी मीडिया में। कल जो है हम लोगों का एक बगल में यहाँ पर पोलिंग बूथ है 318 और 319 तेलपा का। यहाँ पर जो है वो संध्या में एक कैंडिडेट के बूथ के राउंड मतलब आने से के कारण जो है वो 2 पक्षों के बीच में थोड़ा सा तनाव का माहौल था। और तनाव के माहौल के बाद जो है हम लोगों ने यहाँ पर विशेष निगरानी भी रखी थी। हमारी पेट्रोलिंग टीम भी थी और यहाँ पे जो हम लोगों ने डेपुटेशन भी किया था। तो इसी आसपास में जो है आज सुबह 7:30 बजे ऐसी सूचना मिली कि यहाँ पर दोनों गुट के जो समर्थक थे उनके बीच झड़प हुई। और हाँ, बीजेपी और आरजेडी, और दोनों गुट के समर्थक के बीच में गोलीबारी हुई, जिसमें एक को गोली लगी, उनकी मृत्यु हो गई है और एक अभी घायल हैं और एक और भी हैं जो घायल हैं। तो टोटल 1 मृत्यु है और 2 घायल हैं। और सुबह 7:30 बजे हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली है और हम लोग स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखे हैं। दोनों जो कम्युनिटी हैं उनको भी हम लोग अपील कर रहे हैं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और साथ ही साथ जो है पुलिस प्रशासन जो है जितने भी लोग हैं जिसमें चिन्हित हैं जिनके द्वारा ये कारित किया गया है और वैसे लोग जो पीछे में रह के इसको इंस्टिगेट किए हैं उन सभी की पहचान हम लोग कर रहे हैं और सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई करेंगे। और आपके माध्यम से सभी लोगों को भी हम लोग अपील करना चाहेंगे कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। अभी तक पहली दृष्टिया में क्या पता चला है कि कौन लोग शामिल थे और किन्हीं की गिरफ्तारी भी हुई है? अभी जो है वो जो प्रथम दृष्टिया जो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन लिया है उसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस के द्वारा जो है बाकी लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। अभी स्थिति किस तरीके की है छपरा में? अभी स्थिति हम सामान्य है और हम लोग जो है जितने भी एरियाज हैं सभी जगह हम लोगों के परेड किए जा रहे हैं। पर्याप्त मात्रा में बल प्रतिनियुक्त है और अभी स्थिति सामान्य है। क्या यहाँ पे इंटरनेट की भी सुविधा बंद कर दी गई है? हाँ, अभी हम लोगों ने जो है प्रिकॉशन के लिए जो है वो 2 दिनों के लिए हम लोगों ने इंटरनेट बैन करने का मुख्यालय से आदेश करने के लिए कहा है। मुख्यालय से जो है वो आदेश हो गया है। जिन्हें रेफर किया गया है उनकी हालात अभी क्या है, कुछ जानकारी? अभी हम लोग जो है मॉनिटरिंग वहाँ पे हम लोग क्लोज कर रहे हैं। अभी जो घायल हैं उनकी भी स्थिति जो है वहाँ पर डॉक्टर के द्वारा इलाज किया जा रहा है और हम लोग भी प्रयासरत हैं उनको बेस्ट जो सुविधा वहाँ पे मेडिकल मिले उसके लिए हम लोग मुख्यालय से भी बात कर रहे हैं। दोनों समुदाय के बीच का कारण कुछ पता चला कि आखिर कारण जो है वो कल जो बूथ पर जो घटना हुई थी उसी का जो सामान्य जो झड़प हुई थी और वही जो है शायद वो कारण बना है। अभी हम लोग और भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से जो है वो ट्रिगर पॉइंट जो है कल की जो घटना है। अदरवाइज यहाँ के जो लोगों के द्वारा भी यही बताया गया है कि ऐसी कोई दुश्मनी या नहीं थी। जो इंस्टेंट जो घटना होती है उसी के आधार पे आगे ये घटना हुई है। यहाँ कल एक विवाद हुआ था बूथ नंबर 318-19 के पास 2 पार्टियों के बीच में।
उसी की प्रतिक्रिया में आज सुबह कुछ असामाजिक तत्वों ने 3 व्यक्तियों पर फायरिंग करी, जिनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, दूसरा व्यक्ति भी गंभीर है और वो पटना में इलाजरत है और तीसरा व्यक्ति सेफ है। इस संबंध में पुलिस ने यहाँ पर हमने फ्लैग मार्च कर रहे हैं, हमने कैंप किया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इंटरनेट 2 दिन के लिए बंद कराने का आदेश पारित किया गया है, कुछ ही देर में बंद हो जाएगा। सभी से मैं अपील करता हूँ शांति बनाए रखें, जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा इलेक्शन 2024 के 5वें मरहले की वोटिंग पर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के सदर गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि जनूबी कश्मीर में भी 70 से 80% वोटिंग हो, चाहे कोई भी उम्मीदवार जीते, लेकिन इसमें लोगों को भी तसल्ली होगी और उम्मीदवार को भी तसल्ली होगी कि लोगों ने मुझे चुना। 5 से 10% पर न तो चुने हुए नुमाइंदे खुश होते हैं और लोगों को भी तसल्ली नहीं होती है कि हमने मतदान ही नहीं किया है, तो मांगे किस हक से। ये बहुत ही अच्छा है। मैंने तो कल सुबह ही अनंतनाग में जब मीटिंग थी तो उसी में कहा था कि मैं तवक्का करता हूं कि नॉर्थ कश्मीर में 60 to 70% वोटिंग हो जाए और मैं ऐसी ही उम्मीद करता हूं कि अब साउथ कश्मीर में बिलखा खुसूस 70-80% पोलिंग हो जाए, चाहे कोई भी उम्मीदवार जीत जाए, लेकिन उसमें लोगों को भी तसल्ली होगी और जो भी उम्मीदवार जीत के आएगा जिस पार्टी का, उसको भी तसल्ली होगी और उसको भी जिम्मेदारी होगी कि मुझे लोगों ने चुना है। वरना ये 5-10% पे न तो चुने हुए नुमाइंदे खुश होते हैं और वो कहते हैं हमें कौन सा वोट मिला है, ये तो अपनी पार्टी का इतना वोट था, और लोगों को भी तसल्ली नहीं होती है कि हमने वोट ही नहीं दिया है तो मांगें किस मुंह से। तो ज्यादा वोटिंग होगी तो लोगों को भी ये हक से मांग सकते हैं कि हमने तुम्हें जिताया है, और जीता हुआ कैंडिडेट भी ये फर्ज समझता है कि उसे अपने फर्ज को निभाना होगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और बारामूला लोकसभा सीट से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने वजीर आजम मोदी के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के लोगों ने हिम्मत की और अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया, इसमें हुकूमत का कमाल नहीं। अगर वह यानी भाजपा इसे धारा 370 के साथ जोड़ना चाहते हैं तो फिर उन्हें इस बात का जवाब देना होगा कि 1990 से पहले जो इलेक्शन रहे उसमें टर्न आउट इससे ज्यादा रहा। वो क्यों रहा? सारे फैसले शाही फरमान की तरह जारी किए जाते हैं। तो कितना ठीक है हमें पता है। शुपियां और पहलगाम में जो 2 दिन पहले हुआ उससे हमें पता है ना कितना ठीक है। ये लोगों ने हिम्मत की ना, अपना वोट का हक इस्तेमाल किया। इसमें मरकजी हुकूमत को तो इसका कोई श्रेय नहीं जाता ना। ये तो लोगों ने हिम्मत की, और इससे अगर वो 370 के साथ जोड़ना चाहते हैं तो फिर उनको इस बात का जवाब देना होगा कि 1990 से पहले जो इलेक्शन रहे उसमें टर्नआउट इससे ज्यादा रहा, तो वो क्यों रहा फिर? क्या आपको लगता है कि ये लोगों के अंदर ये गुस्सा है इसीलिए इतना वोटर टर्नआउट आ रहा है? क्योंकि जो 5 अगस्त 2019 को फैसला हुआ है तो शायद उसका गुस्सा है, इसलिए ऐसा करना। वो भी एक वजह है। दूसरी वजह यह है कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मौजूदा यहाँ पे जो हुकूमत है, बेताज बादशाह बैठे हुए हैं साहब। यहाँ किस सरकारी दफ्तर में किसी को घुसने की इजाजत है, और घुसने के बाद किसकी सुनवाई होती है? सारे फैसले जो हैं शाही फरमान की तरह जो है जारी किए जाते हैं, और लोग जो हैं परेशान हैं। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जमहूरियत में एक ही तरीका है अपनी आवाज बुलंद करने का, और वो है वोट, और लोगों ने अपना वोट इस्तेमाल किया। जयपुर राजस्थान महकमे मौसमियात के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा ने कहा कि पिछले 4-5 दिनों से राजस्थान में हीट वेव का दौर जारी है। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा के कई इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। अगले 48 घंटों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत में और 2 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हो सकता है। वहीं महकमे मौसमियात के जरिए मगरबी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर के ज़्यादातर इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। 23 से 25 मई के दौरान कई मकामात पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री के ऊपर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, पिछले 5-4 दिनों से राजस्थान में हीट वेव का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में देखें तो जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, इसके अलावा भरतपुर और कोटा संभाग के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान पिलानी में
46.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान में और करीब 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है, यानी कि फिलहाल जो हीट वेव का दौर राजस्थान में चल रहा है, अगले 48 घंटों में ये तीव्र हीट वेव के रूप में परिवर्तित होगा, यानी कि सीवियर हीट वेव के लिए मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकतर इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट मीन्स कि अधिकतर हिस्से ऐसे होंगे जहां पर तापमान जो है 23 मई को यदि देखेंगे तो 45 डिग्री से ऊपर और कई इलाकों में 47-48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होगा। सीवियर हीट वेव की परिस्थिति रहेगी। आईटी के मैदान में इनकलाब बर्पा करने वाले तालीम याफ्ता साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की आज 33वीं बरसी है। उन्हें 21 मई 1991 को श्री पेरम्बदूर में कत्ल किया गया था। राजीव गांधी को वजीर आजम के तौर पर मुल्क की खिदमत करने के लिए एक ही मुद्दत कार हासिल हुई, जिसे कई तारीखी और देरपा कारनामों के लिए याद किया जाता है। राजीव गांधी के दौर की मुतअद्दिद हुसूलियाबियां हैं। आज उन्हें खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने भी खिराज अकीदत पेश किया। ईरान के सदर डॉक्टर सईद इब्राहिम रईसी और उनके साथियों के हेलीकॉप्टर हादसे में हुई शहादत पर हिंदुस्तान ने एक रोज़ा शोक का ऐलान किया है। इब्राहिम रईसी को खिराज अकीदत पेश करते हुए आज मुल्क का कौमी परचम सरनिगू है। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी और दीगर साथियों के आखिरी रसूमात की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शहदा के जनाजे ईरान शहर तबरेज़ लाए गए। आखिरी रसूमात के मद्देनज़र यहाँ 5 लाख से ज़ायद ईरानी शहरी मौजूद हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामने मंगल की शब नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, जिसके बाद जुमेरात को आबाई वतन मुशीद में हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हुर्म मुतहर में शहीद सदर इब्राहिम रईसी की तदफीन की जाएगी। फिलहाल खबरनामे में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आलमी सहारा।